दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 160 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। निकायों की नाकामी। इस पर आश्चर्य नहीं कि नगर निकाय शहरों के ढांचे में सुधार करने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। उनकी यह असफलता इसलिए चिंताजनक है कि जैसे जैसे शहरी आबादी की बेहतर जीवन शैली को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे नगर निकाय उन्हें पूरा करने में नाकाम हो रहे हैं। इसके चलते शहरी जीवन अनेक समस्याओं से गिरता चला जा रहा है। शहरों में बेहतर जीवन स्तर की जो कल्पनाएं की जाती हैं, वे पूरी नहीं हो रही हैं। हमारे शहर विस्तार तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें सुविधाओं का स्तर सिमट रहा है। शहरी ढांचे में सुधार करने और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बातें जो बहुत होती हैं, लेकिन उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। चूंकि शहरी ढांचे को सुधारने की गति धीमी है और शहरों में आबादी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, इसलिए शहरी जीवन और अधिक कष्टकारी होता जा रहा है। हमारे शहर केवल अव्यवस्थित विकास, गंदगी और ट्रैफिक जाम आदि से ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि वे प्रदूषण से भी ग्रस्त हैं। जब भी विश्व के प्रदूषित शहरों की गणना होती है तो उनमें भारत के शहर प्रमुखता से नजर आते हैं। हमारे नीति नियंता और नियोजित विकास से होने वाली समस्याओं की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। यह स्थिति तब है जब वे दुनिया के दूसरे शहरों से शहरी ढांचे को सुधारने की सीख भी लेते रहते हैं। शहरों की दुर्दशा का कारण केवल अनियोजित विकास ही नहीं है, इसके साथ साथ दूरदर्शी और टिकाऊ योजनाओं का अभाव भी है। शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने के मामले में ऐसी योजनाएं मुश्किल से ही बनती हैं जो अगले 50-100 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हों। यही कारण है कि नई सड़कें और फ्लाईओवर कुछ ही वर्षों में अपर्याप्त सिद्ध होने लगते हैं। हमारे शहरों की समस्याएं इसलिए भी नहीं दूर हो पा रही हैं क्योंकि ऐसे नगर नियोजकों का अभाव है जो शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने के विशेषज्ञ हों। देश के छोटे बड़े शहरों की एक बड़ी समस्या उनकी देखरेख करने वाले नगर निकायों की शिथिलता है। वे अकुशलता, लाल पिताशाही और भ्रष्टाचार के साथ साथ सस्ती राजनीति का अड्डा बन गए हैं। यह जो आशा की जा रही थी कि नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से लैस हो जाने से उनकी कार्य प्रणाली सुधर जाएगी, वह पूरी नहीं हो सकी है। उचित यह होगा कि इस संदर्भ में हमारे नीति नियंता गंभीरता से विचार करें कि कमी कहाँ है। शहरों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, उतना नगर निकाय कठिनाई से ही जुटा पाते हैं। ऐसे नगर निकायों की गिनती करना कठिन है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों। स्थिति यह है कि कई नगर निकाय तो अपने कर्मचारियों को वेतन देने लायक संसाधन ही नहीं जुटा पाते। समय आ गया है कि इन सब कारणों पर नए सिरे से निश्चित ढंग से विचार किया जाए। विदेशी हाथ मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी की संसद सदस्य खारिज होने पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता की टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने वहां के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देकर उन आरोपों पर मोहर लगाने का ही काम किया जिनसे राहुल दो चार हैं। राहुल पर ये आरोप तभी से लग रहे हैं जब से उन्होंने लंदन में यह बयान दिया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और फिर भी अमेरिका एवं यूरोप बेपरवाह हैं। राहुल की सफाई है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि अमेरिका और यूरोप भारत में लोकतंत्र को लेकर हस्तक्षेप करें। यदि वह वास्तव में ऐसा ही चाह रहे थे तो फिर दिग्विजय सिंह जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के बयान पर इतने उत्साहित क्यों हो गए? आखिर उन्होंने उसके नासमझी भरे बयान पर उस हद में रहने को क्यों नहीं कहा? यदि वह ऐसा नहीं कर सकते थे तो कम से कम चुप रहना चाहिए था। अभी तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता यह चाह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की कथित खराब स्थिति को लेकर बाहर के देश बोलें। इतने लंबे समय के
तक सत्ता में रही कांग्रेस को इसका आभास होना चाहिए कि यदि बाहर के देशों को बाहर के आंतरिक मामलों में बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरह अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी यह कह चुके हैं कि अमेरिका राहुल के मामले में नज़र बनाए हुए हैं। भारत सरकार को अमेरिका और फिर जर्मनी की ओर से राहुल गांधी के मामले में टीका टिप्पणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे उचित मंच पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और इन देशों को अपनी हद में रहने की हिदायत देनी चाहिए। सरकार को यह भी देखना होगा कि राहुल के संदर्भ में अमेरिका और जर्मनी की अवांछित टिप्पणी के पीछे उनका इरादा उस पर दबाव बनाने का तो नहीं। इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को रूस यूक्रेन मामले में भारत का रवैया रास नहीं आ रहा है। वे यह चाहते हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वही दृष्टिकोण रखे जो उन्होंने अपना रखा है। अमेरिका और जर्मनी की टिप्पणियां इसलिए अस्वीकार्य हैं क्योंकि राहुल कोई पहले जनप्रतिनिधि नहीं जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा हो। उनके पहले 2 दर्जन विधायकों और सांसदों की सदस्यता जा चुकी हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका और जर्मनी को या तो ऐसे मामलों का ज्ञान नहीं या फिर वे जानबूझकर भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जो भी हो उन्हें भारत को उपदेश देने से बाज आना चाहिए। निशाने पर रामनवमी पर देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह उपद्रव हुआ और शोभा यात्राओं को निशाना बनाया गया उससे पिछले वर्ष की उन घटनाओं का स्मरण हो आया जब इसी पर्व के दौरान कई शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि रामनवमी पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं पर किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमले हो रहे हैं। इसका प्रमाण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, गुजरात के बड़ोदरा और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा से मिलता है। संभाजी नगर में एक राम मंदिर के पास जमकर हिंसा की गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने उसे भी निशाना बनाया। इसके चलते कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बड़ोदरा में रामनवमी की 2 शोभा यात्राओं पर हमले किए गए। हावड़ा में तो अति ही हो गई। यहाँ शोभा यात्रा पर हमले के साथ हिंदुओं के घरों और दुकानों को भी निशाना बनाया गया। इससे भी चिंताजनक बात यह हुई कि यहाँ दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। हावड़ा में शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसक भीड़ ने जैसा उत्पात मचाया उसे साफ है कि उसका दुस्साहस बढ़ा हुआ था और उसे पुलिस की चौकसी से कोई मतलब नहीं था। हैरानी नहीं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कथन ने उपद्रवी तत्वों का दुस्साहस बढ़ाने का काम किया हो कि मुस्लिम इलाकों में रामनवमी की शोभा यात्राएं न निकाली जाएं। आखिर इस तरह का बयान देने की क्या आवश्यकता थी? क्या शोभा यात्रियों के लिए मुस्लिम इलाके निषेध हैं? यदि किसी की ओर से यह कहा जाएगा कि हिंदू समुदाय मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्राएं न निकालें तो फिर कोई यह भी कहेगा कि मुसलमानों को अपने जुलूस या हिंदुओं के इलाकों से नहीं निकालने चाहिए। क्या ममता बनर्जी यही चाहती है? क्या मुस्लिम इलाके ऐसे विशेष स्थल हैं जहां अन्य किसी समुदाय के लोगों को नहीं जाना चाहिए? यह सवाल केवल ममता बनर्जी से ही नहीं उनसे भी है जो गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दिया करते हैं। या तो यह तथाकथित तहजीब एक धोखा है या फिर उसमें मुस्लिम समुदाय के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए कोई स्थान नहीं। इस तहजीब का बखान करने वालों को यह भी बताना होगा कि आखिर शोभा यात्राओं पर भी हमले क्यों होते हैं। जब हावड़ा में शोभा यात्रा पुलिस की ओर से तय किए गए मार्ग से निकल रही थी तब फिर उस पर कोई आपत्ति कैसे जता सकता है? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि कोई शोभा यात्रा पर हमले की जुर्रत कैसे कर सकता है। आमतौर पर ऐसी जुर्रत तभी की जाती है जब पुलिस का कोई खौफ नहीं रह जाता। शोभा यात्राओं पर होने वाले हमले केवल कानून व्यवस्था को ही सीधी चुनौती नहीं है बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने की कुचेष्टा भी है। फर्जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से एक बार फिर फर्जी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची जारी की गई। उसकी सूची के अनुसार देश में इस समय 23 ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जिन्हें डिग्री देने का अधिकार नहीं है। यूजीसी ने छात्रों को सावधान किया है कि वे इन फर्जी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने से बचें।
यूजीसी यह काम हर वर्ष करता है, लेकिन फर्जी शिक्षा संस्थान खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे विश्वविद्यालय लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो दशकों से संचालित हैं। स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन पर लगाम लगाने में नाकाम है। इस नाकामी का एक बड़ा प्रमाण यह है कि उसकी नाक के नीचे यानी देश की राजधानी दिल्ली में भी कई फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। वास्तव में यूजीसी फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करने तक सीमित है। आमतौर पर यह राज्य सरकारों को ऐसे विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहता है, लेकिन वे भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि फर्जी शिक्षा संस्थान अदालतों की शरण ले लेते हैं, उन्हें वहां से स्थगनादेश मिल जाता है और वे पहले की तरह शिक्षा की दुकान चलाते हैं। यह सहज ही समझा जा सकता है कि वे ऐसा करने में इसीलिए समर्थ रहते हैं क्योंकि उनकी वैधानिक स्थिति से अनजान छात्र उनमें प्रवेश लेते रहते हैं। ऐसा करके वे अपना समय और पैसा ही बर्बाद करते हैं। यह ठीक नहीं कि फर्जी विश्वविद्यालय सारी व्यवस्था को दत्ता बताकर छात्रों को ठगने और उनका भविष्य बर्बाद करने का काम करते रहें। उन्हें यह काम करने से हर हाल में रोका जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो यूजीसी को और अधिक अधिकार देने चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं कि देश में कहीं पर भी मानकों की अनदेखी कर शिक्षा संस्थान संचालित होते रहें। आखिर इसका क्या मतलब कि यूजीसी हर वर्ष फर्जी शिक्षा संस्थानों की सूची जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री करता रहे। उचित यह होगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्यों के साथ इस पर गंभीरता से विचार करे कि फर्जी शिक्षा संस्थानों से मुक्ति कैसे पाई जाए। एक ऐसे समय जब नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा में सुधार के प्रयास हो रहे हैं, तब फर्जी शिक्षा संस्थानों का अस्तित्व में बने रहना हैरान और परेशान करने वाला है। फर्जी शिक्षा संस्थानों से मुक्ति पाने के साथ ही इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि उन शिक्षा संस्थानों को कैसे सुधारा जाए जो हैं तो मान्यता प्राप्त, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली छात्रों के भविष्य में खिलवाड़ करने वाली है। ये शिक्षा संस्थान, जिनमें अनेक विश्वविद्यालय भी हैं, पठन पाठन के लिए नहीं, अनियमितता व हर तरह की शैक्षिक अराजकता के लिए ही जाने जाते हैं। धन्यवाद।